हेलो एंड नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लॉ गुरुकुल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही मेजर और बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है फॉर एवरीवन। आइदर यू आर ए लॉ स्टूडेंट या फिर आप दूसरे किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस तो जरूर पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में हम बेसिक एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि लॉ एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमएचसेट, सीयूईटी या किसी भी स्टेट लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? इनमें से क्या फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और ऑप्शन डी, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेओपार्डी। The correct option is option A, that is right to property. Right to property is not a fundamental right. In the original constitution, पहले के constitution में, यानी जो original constitution जो सबसे पहले फ्रेम हुआ था, उसमें right to property जो है वो एक fundamental right थी। लेकिन बाद में 44th amendment में right to property को fundamental right के पार्ट से रिमूव करके इसे एक आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया गया, यानी कि अब ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फिर एक लीगल राइट है। इट इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट, which article of the constitution gives to the high court control over the subordinate courts of the concerned state? इनमें से कौन से आर्टिकल के अंडर हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपने से जो लोअर कोर्ट्स है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, उन्हें कंट्रोल करे? आर्टिकल 226, 227, 236 या फिर आर्टिकल 235? वेरी इजी एंड वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको सिंपली जस्ट इसका आर्टिकल बताना है। So the correct answer is article 235. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 235 में ये कहा गया है that the control over the district courts and the courts subordinate thereto, including the posting, promotion and the grant of leave to the person belonging to the judicial service of a state and holding any post inferior to the post of district court shall be vested in the high court. हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ भी डिसीजन अगर लेना है तो वो हाई कोर्ट ले सकता है। और हाई कोर्ट हैज द पावर टू कंट्रोल, ओवरऑल कंट्रोल जो भी है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का, वो हाई कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 235। नेक्स्ट, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स ऑफिस टिल द एज ऑफ व्हाट? जज जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो कितने साल तक अपने पोस्ट पर जो है वो बने रह सकते हैं? इनकी रिटायरमेंट की एज बेसिकली क्या है? ऑप्शन ए 60, बी 63, सी 65 या फिर डी 62? फटाफट आंसर करिए। यू कैन आंसर इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन जस्ट नोट इट डाउन योरसेल्फ सो दैट यू कैन जज और एनालाइज योरसेल्फ एट द एंड कि आपने टोटल में से आउट ऑफ 10 हाउ मच यू हैव स्कोर्ड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 65 इयर्स। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो 65 इयर्स तक जो है अपनी पोस्ट पर बने रह सकते हैं। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि जो जजेस हैं वो कैसे रिमूव होंगे, तो विच इज एप्लीकेबल टू द, ये जो प्रोविजन है वो सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस के अलावा चीफ जस्टिस पर भी अप्लाई होता है। जो भी जजेस है सुप्रीम कोर्ट के इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, वो 65 इयर्स के एज तक सुप्रीम कोर्ट के जज बने रह सकते हैं। जनरली जो सर्विस टर्म होता है वो 5 इयर्स या फिर 6 इयर्स, इस तरह से इयर्स में डिवाइड होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो रिटायरमेंट है वो इयर्स में डिवाइड नहीं होके इसमें टोटल एज पर डिक्लेयर किया गया है कि जब तक आपकी एज 65 नहीं हो जाती है आप सुप्रीम कोर्ट के जज बने रह सकते हो। इसमें टर्म ऑफ ईयर मेंशन नहीं है, इट कैन बी 5, मोर देन 5 या फिर लेस देन 5 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री? वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है कंट्री का? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर एडवोकेट जनरल? So the correct answer is option A, that is the Attorney General of India. ये कंट्री के फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर चूजन बाय? वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जजेस कैसे चूज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के? बाय द प्रेसिडेंट, बाय द प्राइम मिनिस्टर,
बाय द चीफ जस्टिस या फिर बाय द कॉलेजियम ऑफ जजेस? So the correct answer is option D, that is collegium of judges. जजेस ट्रांसफर केस या फिर जजेस अपॉइंटमेंट केस के नाम से बहुत सारे केस लॉज हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही डिस्प्यूटेड मैटर था कि जजेस एक्चुअली अपॉइंट कैसे होंगे. तो द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड द ट्रांसफर ऑफ जजेस दैट हैज इन्वॉल्व्ड थ्रू जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि स्पेसिफिक रूल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसीलिए इसमें बहुत सारे डिस्कशंस हुए. ये पार्लियामेंट के थ्रू जो है वो अपॉइंट नहीं हो सकते हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए जजेस कॉलेजियम बनाया गया, जिसके हेड होते हैं चीफ जस्टिस और कोर्ट के अदर सीनियर मोस्ट जजेस, जो आपस में डिस्कस करके डिसाइड करते हैं कि किसके पास ये कैपेबिलिटी है, कौन एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपब्लिक मीन्स, वेरी इजी क्वेश्चन. प्रीएम्बल में ये टर्म हमने पढ़ा है रिपब्लिक, इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए, बी, C, D. Read the question on and mark the correct answer. It is option B. The office of the head of the country is elected. जब हम इलेक्शन कर रहे हैं तो that is the meaning of republic. रिपब्लिक वो नेशन होता है जहां पर गवर्नमेंटल पावर जो है वो वेस्ट होते हैं, रेस्ट दिए जाते हैं सिटीजन्स को, so that उनका जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट का, कौन गवर्नमेंट में उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन्हें वो खुद से इलेक्ट करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं हेड ऑफ द स्टेट. तो दिस इज इलेक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड द रिपब्लिक. सो रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो लोग हैं वो खुद इलेक्शन के थ्रू डिसाइड करते हैं कि कौन उनके गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्री ऑफ इंडिया इज, इंडियन कंट्री कैसा है? इट इज फेडरल इन नेचर, यूनिटरी इन नेचर, फेडरल विथ यूनिटरी फीचर्स, या फिर नॉट फेडरल और यूनिटरी, इनमें से कोई भी नहीं, ना ही फेडरल है ना यूनिटरी है, या फिर दोनों ही है. If I am very quick, you can pause the question and then read it carefully and then answer it. Next, the correct option is option C, that is federal with unitary features. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही टोटली यूनिटरी है और ना ही टोटली फेडरल है. यूनिटरी गवर्नमेंट में जो पावर्स है वो सभी यूनियन पे यानी सेंट्रलाइज्ड होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, और जो स्टेट्स है जो कि सबऑर्डिनेट होते हैं सेंटर के. इन द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर, जिसमें स्टेट्स और सेंटर के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और दोनों ही अपने अपने फील्ड में इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है. यूनिटरी में सारी पावर सेंट्रल के पास होती है और फेडरल में क्या होता है? पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट. सो द नेचर जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो मिक्स्ड है, ये फेडरल भी है और यूनिटरी भी है, यानी कि कुछ फीचर्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के हैं और कुछ फीचर्स जो है वो यूनिटरी गवर्नमेंट के हैं. इसीलिए अगर ऑप्शंस में आपको दिया जाता है इट इज फेडरल विथ यूनिटरी फीचर्स, या फिर यूनिटरी विथ फेडरल फीचर्स, या फिर क्वाजी फेडरल, या फिर मिक्सचर ऑफ बोथ, तो ये सभी ऑप्शंस आपके करेक्ट होंगे, क्योंकि ना ही ये यूनिटरी फीचर वाला है ना ही फेडरल फीचर वाला है, इसमें मिक्स्ड फीचर्स है, इसलिए जो मिक्स्ड वाले ऑप्शंस होंगे वो आपके करेक्ट होंगे. नेक्स्ट, मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन, मनी बिल कहां इंट्रोड्यूस किया जाता है? कैबिनेट में, राज्यसभा में, लोकसभा में, या फिर बोथ बी एंड सी, दैट इज राज्यसभा और लोकसभा दोनों में. वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन relating to money bill. Option C is the correct answer, that is Lok Sabha. Money bill can be introduced only in Lok Sabha, क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं पीपल के थ्रू. तो लोकसभा के मेंबर्स को थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिले हुए हैं. That money bill passed by the Lok Sabha are sent to the Rajya Sabha, that is the upper house. फिर उसके बाद अगर राज्यसभा से अप्रूव हो जाता है तो उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है उनके असेंट के लिए. नॉर्मली अगर कोई भी बिल प्रेजेंट करना हो तो वो राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी भी जगह पर प्रेजेंट किया जा सकता है. अगर पहले वो राज्यसभा में प्रेजेंट किया गया है तो उसके बाद अप्रूवल के बाद, मेजोरिटी के बाद इसे लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा उनके अप्रूवल के लिए. लेकिन मनी बिल के केस में ऐसा नहीं है. मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पहले प्रेजेंट किया जा सकता है. मनी बिल लोकसभा से पास होने के बाद में ये राज्यसभा के पास जाएगा, वहां के मेंबर्स जब इन्हें पास कर देंगे विद मेजोरिटी, उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है उनके असेंट के लिए. क्लियर? नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? वेरी इजी क्वेश्चन. राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर बी आर अम्बेडकर.
correct answer is option A, Rajendra Prasad. He was the first president of our Constituent Assembly. Dr. Rajendra Prasad was elected as the president. ये president थे और vice president कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी. ये नाम भी याद रखना, vice president का और president का. ठीक है? Moving on to the last question, whether the bill is a money bill or not is certified by the dash and his decision is conclusive. Money bill हमने एक क्वेश्चन पीछे पढ़ा कि ये कहां प्रेजेंट होता है, उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि मनी बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं, इसमें किसका डिसीजन होता है, कौन डिसाइड करता है, हु इज द डिसीजिंग अथॉरिटी जो ये बताता है कि जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है? प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी? दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस. आपको पता होना चाहिए कि जो मनी बिल है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा, हमने पहले ही पढ़ा कि पहले ये लोकसभा में प्रेजेंट होता है, तो लोकसभा में प्रेजेंट होता है, इसलिए जो हेड होता है लोकसभा का वो कौन होता है? वो होता है हमारा स्पीकर. तो स्पीकर विल फाइनली डिसाइड कि ये मनी बिल है या नहीं है. टू मेक श्योर दैट राज्यसभा डजंट अमेंड द बिल बाय एडिंग सम नॉन मॉनिटरी मैटर्स. अब ये क्यों ये पावर दी गई है स्पीकर को? क्योंकि जब लोकसभा से पास होकर के ये बिल राज्यसभा के पास जाता है तो कहीं राज्यसभा के मेंबर्स के पास ये पावर है कि उस बिल में कुछ अमेंडमेंट या फिर वो चेंजेस कर सके. तो ऐसा ना हो कि राज्यसभा के मेंबर्स उसमें कुछ फाइनेंशियल चीजें जो है वो नॉन मॉनिटरी चीजें ऐड करके इसे सिर्फ फाइनेंशियल बिल बना दे, इसलिए ये पावर लोकसभा के स्पीकर को दी गई है, सो दैट लोकसभा में ही ये फाइनल डिसाइड हो जाए कि यह मनी बिल है या नहीं है. उसके बाद ये राज्यसभा में अपर हाउस में उनके एसेंट के लिए दिया जाता है. एंड द डिसीजन ऑफ द स्पीकर इज बाइंडिंग ऑन बोथ द हाउसेस. जो भी लोकसभा के स्पीकर का डिसीजन होगा वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स पर ही एप्लीकेबल होगा. सो फर्दर अगर आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमएचसेट, स्लैट, एलसेट या फिर किसी सीयूईटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी पे मेरे कोर्स पर एनरोल कर सकते हैं और अपने लीगल रीजनिंग के मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन. थैंक यू.